हेलो एवरीवन। तो हम बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो अभी तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस सब के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और इसका एक एनालिसिस देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है प्रश्न पूछते हैं और किस प्रकार से जो उनका प्रश्न पूछने का पैटर्न होता है उसे देख रहे हैं। तो जो CGPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो देने वाले हैं और जो जो छत्तीसगढ़ में जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम देंगे, तो उस दृष्टि से यह जो टेस्ट सीरीज है, यह जो प्रीवियस ईयर MCQ है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो हमने अभी तक जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 2003 से 2008 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं और कर चुके हैं। और उसका एक जो सीरीज है वह हमारे YouTube चैनल पर है, तो उसे आप जा कर के देखें। उसके बाद अभी हम जो बात करेंगे उसमें जो है राज्य सेवा जो मुख्य परीक्षा 2008 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक्सीलेंट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अब। तो फिर अगर आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो की लिंक, PDF फाइल इत्यादि उपलब्ध कराया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रश्न को पहला है, तो वनों की गिरावट डिग्रेडेशन के क्या कारण हैं? चूल्हे के लिए ईंधन, बहुत ज़्यादा चराई, बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन के लिए और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है वनों के डिग्रेडेशन यानी कि गिरावट के कारणों में सभी है, यानी कि इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी कि चूल्हे के ईंधन के लिए लकड़ियों को काटना, अब बहुत ज़्यादा चराई करना और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध कराना, ये तीनों जो है वनों के डिग्रेडेशन यानी कि गिरावट के प्रमुख कारणों में से एक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं राजकोषीय घाटा क्या है। तो यह व्यय और राजस्व संग्रहण के बीच में अंतर है, बजटीय प्रावधान और वास्तविक व्यय के बीच अंतर है, और जारी निधियों और व्यय के बीच अंतर है, और निधियों के व्यय और बचत राशि के बीच अंतर है। तो यहाँ पर जो है राजकोषीय घाटा है वह है व्यय और राजस्व संग्रहण के बीच अंतर है। तो इसे याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि अभी 2008 में पूछा है तो इसे और नहीं पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, यह एक एवरग्रीन क्वेश्चन है और इसे अक्सर पूछा ही जाता है। तो आप इसके लिए चाहे आप और जो क्वेश्चन पेपर है उसे भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। याद रखिए कि जो राजकोषीय घाटा है वह व्यय और राजस्व संग्रहण के बीच में अंतर को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है, क्यों राजकोषीय घाटा इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 4.6 से नीचे नहीं आ पाएगा? तो ये जो बात हो रही है सन 2008 की स्थिति में हो रही है। तो जो है जो 4.6 से नीचे नहीं आ पाएगी, राजकोषीय घाटा को बोल रहा है। तो इसमें कारणों में शामिल है उपरोक्त सभी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निवेश में कमी है, कर संग्रहण अपेक्षानुसार नहीं हुआ था उस समय, और GDP विकास दर उस समय गिर रही थी। इसलिए जो है राजकोषीय घाटा जो है 4.6 जो कि GDP से नीचे नहीं आने के कारण है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लेखक जिसने 1964 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो जॉन पॉल सार्त्र, TS एलियट, मैक्सिम गोर्की, आर्थर कॉनन डॉयल। तो यहाँ पर जो है वर्ष 1964 में जिसने साहित्य के नोबेल पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था वह है जॉन पॉल सार्त्र। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा जो उद्धृत होती है, विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को अपनी ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, किसके द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पर जो है मैं बता दूं कि जो सतत विकास की जो परिभाषा है, एकदम सरल शब्दों में बता दूं कि जो सतत विकास की अवधारणा ऐसे विकास से है जो हम जो अभी संसाधन उपयोग कर रहे हैं, खनिज है, तेल है, या और किसी प्रकार का जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, जो अपन बिना किसी समझौता किए कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी हम जो इस प्रकार से सरलतम जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें भी जब हमारे आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी किसी प्रकार से जो संसाधनों के उपयोग से समझौता किए बिना अब जो अपनी अपनी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा कर सके, उस विकास को ही सतत विकास कहते हैं। तो यह जो सतत विकास की जो परिभाषा किससे उद्धृत हुई है? एजेंडा 21 से, ब्रडलैंड आयोग की रिपोर्ट से, मूल निवासी अमेरिका महासंघ से, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर जो है सतत विकास की जो परिभाषा उद्धृत हुई है वह ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट से, तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत साइट सूचीबद्ध करता है। कितने विश्व विरासत साइट भारत में हैं? तो उस समय सन 2008 में जो है यूनेस्को विश्व विरासत साइट में जो भारत की जो विश्व विरासत साइट थी वह थी 28 थी, लेकिन वर्तमान में अगर 2020 की स्थिति में देखें तो कुल 38 विश्व विरासत साइट भारत से शामिल हैं। तो इसे याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी में किन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? यानी कि जो मनरेगा के अंतर्गत कौन सा कार्य है जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो उसमें ऑप्शन में है जल संरक्षण, जल संचयन, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, सहकारी संपत्ति यथा स्कूल, सड़कों का निर्माण और प्राथमिक आधार पर ग्राम सभा द्वारा निर्धारित कार्य। तो यहाँ पर जो है मनरेगा के अंतर्गत जो जिस कार्य को सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई वह है जल संचयन है। तो इसके अंतर्गत जिसके आपको पता होगा कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अंतर्गत जो है तालाबों की गहरीकरण, जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है एनजीओ का अर्थ है, यानी कि यहाँ पर जो है एनजीओ का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो फिर ये इसका जो फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन जो है एनजीओ का फुल फॉर्म है। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में है। तो इसे याद रखें, क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान या और इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट संस्थान हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, उनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे याद रखें और जो इम्पोर्टेंट संस्थान है उसके बारे में भी पढ़ ले कि कौन सा संस्थान किसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसे याद रखें। फिलहाल तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का जो मुख्यालय वह है बेंगलुरु में स्थित है। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को किस अधिदेश के माध्यम से संवैधानिक स्वरूप मिला हुआ है? तो यहाँ पर जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक स्वरूप मिला हुआ है वह है 73वां संविधान संशोधन के तहत। और इसके अतिरिक्त देखें तो जो 74वां संविधान संशोधन है वह नगर निकाय के लिए संवैधानिक स्वरूप का प्रावधान करता है। तो इसे भी याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में मध्य प्रदेश में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम पूछा है। तो कान्हा है, अचानकमार है, पचमढ़ी है, सतपुड़ा है। तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में जो बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है उसका नाम है पचमढ़ी है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है सर्वप्रथम टाइगर की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? रूस में, चीन में, भारत में, अफ्रीका में। तो यहाँ पर जो है सर्वप्रथम जो टाइगर की उत्पत्ति हुई थी वह है रूस में है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर छत्तीसगढ़ में जंगली भैंसे की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? इंद्रावती में, सतपुड़ा में, बांधागढ़ है, टाइगर है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। इसमें आपको एक पता होंगे तो आप इसे बिल्कुल सॉल्व कर जाएंगी। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है जंगली भैंसे की प्रजाति छत्तीसगढ़ में जो है इंद्रावती में पाई जाती है। तो यहाँ पर जब मैं बता दूँ कि जो है बाकी जो सतपुड़ा, बांधागढ़ है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और जो इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसलिए जो इसे आसानी से पहचाना जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ में जो जंगली भैंसे की प्रजाति वह है इंद्रावती में पाई जा सकती है। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है? गिंडी, दक्षिण बंटन, कार्बन, जीवास, डिंडोरी। यहाँ पर जो भारत में सबसे छोटी राष्ट्रीय पार्क है वह है डिंडोरी। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। गिद्धों की संख्या की कमी के कारण क्या है? निवास स्थान के विनाश, ग्लोबल वार्मिंग, विनाश की भोजन की कम उपलब्धता और डाइक्लोफेनिक कीटनाशक की उपयोगिता। तो यहाँ पर जो है गिद्धों की संख्या में जो कमी के कारण वो है डाइक्लोफेनिक कीटनाशकों का प्रयोग। तो इसे याद रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर देखे जा सकते हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। सफ़ेद बाल मूल रूप से कहाँ पाया जाता है? गोविंदगढ़, रीवा, बांधवगढ़, सरगुजा, कान्हा। तो यहाँ पर जो है सफ़ेद बाघ जो मूल रूप से पाया जाता है वह है गोविंदगढ़, रीवा में पाया जाता है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पक्षी है? मयूर, हिल मैना, गिद्ध, दूधराज। तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ का जो राज्य पक्षी वह है पहाड़ी मैना, हिल मैना है। तो इसे याद रखें। और जो मयूर है वह भारत का
राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? 13 सितंबर को, 10 दिसंबर को, 1 जून को, 22 दिसंबर को। तो यहाँ पर जो है 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। किन परिस्थितियों के तहत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर किया गया हमला अपराध नहीं माना जाता है? हमलावर जब नशे में हो, हमलावर जब मानसिक रूप से पीड़ित हो, और हमलावर सुरक्षा हो, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है उस स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर किया गया हमला अपराध नहीं माना जाता है जब वह हमला सुरक्षा के लिए किया गया हो, तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर बंधुआ श्रमिक शब्द से आशय है एक व्यक्ति से बलात्श्रम कराने हेतु बंधक बनाना, बल द्वारा एक व्यक्ति को परिवार सहित केवल भोजन देकर काम कराना, और उच्च ब्याज ऋण देकर श्रम के लिए कम मजदूरी पर पूरे परिवार से कर्ज अदायगी के लिए काम कराना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है बंधुआ श्रमिक शब्द से आशय है कि उच्च ब्याज दर पर ऋण देकर कम मजदूरी पर पूरे परिवार से कर्ज अदायगी के लिए काम करवाना, तो इसे इम्पोर्टेंट है, याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न महिलाओं में कौन सबसे लंबी अवधि के लिए मुख्यमंत्री रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं वे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फेवरेट होते हैं, तो इसे याद रखें। तो देखते हैं यहाँ पर जो है सबसे लंबी अवधि के लिए कौन मुख्यमंत्री रही है? तो सुश्री मायावती, सुश्री जयललिता, सुश्री ममता बनर्जी और श्रीमती शीला दीक्षित। तो यहाँ पर जो है सबसे लंबे अवधि के लिए जो मुख्यमंत्री रही है वह है शीला दीक्षित, तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। पिग्मेलियन हास्य कृति किसके द्वारा लिखा गया है? जॉर्ज ऑरवेल, विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और थॉमस हार्डी। तो यहाँ पर जो है पिग्मेलियन जो हास्य कृति है वह लिखा गया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा, तो इसे याद रखें, क्योंकि साहित्य से प्रश्न, पुस्तकों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसे भी याद रखें, इसे याद रखें, इम्पोर्टेंट है। और जो हाल ही में जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उसको भी देख लेगी कौन सा पुस्तक किसने प्रकाशित किया है, क्योंकि जिस तरह से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जो CGPSC का जो प्रश्न पूछने का पैटर्न देख रहे हैं, उससे यह साबित होता है कि कितना जो साहित्य है, कितना भी जो पुस्तकें सब प्रकाशित होती है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वह कितना महत्वपूर्ण है, तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है, विश्व के किस नेता द्वारा पाकिस्तान को कहा गया कि आप आंगन में सांप केवल अपने पड़ोसी के लिए नहीं पाल सकते? कोंडोलीसा राइस, हिलेरी क्लिंटन, SS कृष्णा, विलियम हेग। तो यहाँ पर जो है जो हिलेरी क्लिंटन है जिन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप आंगन में केवल अपने पड़ोसी के लिए सांप नहीं पाल सकते। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान जो है जो आतंकवाद को सह देता है, आतंकवाद को एक प्रायोजित करने वाला राष्ट्र माना जाता है, और यहाँ पर जो संबंध हो सकता है जो है कि हिलेरी क्लिंटन जो पाकिस्तान को कहा गया है कि जो है आप आंगन में केवल अपने पड़ोसी के लिए सांप नहीं पाल सकते, तो जो यहाँ पर जो पड़ोसी की बात हो रही वह भारत से है। तो यहाँ पर जो है याद रखें कि जो यह जो कथन है किसने कहा था? तो यहाँ पर है हिलेरी क्लिंटन। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित समाचार पत्र जिसका प्रकाशन बंद कर दिया गया है? लंदन टाइम्स, एशियन एज, न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिष्ठित अखबार जिसका प्रकाशन बंद कर दिया गया है वह है न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। पेड न्यूज़ से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर है, अखबार में दिया गया विज्ञापन एक उम्मीदवार द्वारा चुनाव की अवधि में अपने हित में जारी समाचार, नगद या वस्तु के प्रतिफल मीडिया में प्रकाशित कराई गई एक अखबार, किसी समाचार पत्रकार द्वारा एकत्र नहीं लेकिन फिर भी समाचार में छपी अखबार। तो यहाँ पर जो पेड न्यूज़ से आशय पूछ रहा है, तो जो है पेड न्यूज़ से आशय है, तो पेड न्यूज़ से जो आशय है वह है नगद या वस्तु के प्रतिफल स्वरूप मीडिया में प्रकाशित कराई गई एक खबर या सूचना, तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को किसके द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रपिता संबोधित किया गया था? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा और श्री गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। तो यहाँ पर जो है सर्वप्रथम महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता संबोधित किया था वह था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो इसे याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है, किस भारतीय ने राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में नाइटहुड का टाइटल
सम्मान लौटा दिया था। किसने? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, मैथिली शरण गुप्त और रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर जो है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में नाइटहुड के उपाधि टाइटल को लौटा दिया था। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है निम्नलिखित कथन वैदिक संस्कृति की मूल अवस्था से संबंधित है। इसने सामाजिक धार्मिक संस्कारों को स्थापित किया। इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। इसने कठोर सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पे पूछा है कि जो वैदिक संस्कृति है कि मूल्य किससे संबंधित है। तो जो वैदिक संस्कृति की मूल्य जो संबंधित है वह है इसने सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक संस्कारों को स्थापित किया है और इसने वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है बी। 1 और 2 सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संबंध में सही नहीं है। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों में विश्वास करता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अनेकांतवाद जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को ब्रह्मचर्य का जो है सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर जो है जो इनमें से जो कथन है जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है वह है डी, यानी कि जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को ब्रह्मचर्य का सिद्धांत नहीं दिया था, या जो ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत दिया था वह था 24वें जैन धर्म महावीर ने दिया था ब्रह्मचर्य का। और जो इससे पहले जो पार्श्वनाथ ने जो जैन धर्म को सिद्धांत दिए थे वे थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, जो 4 जो सिद्धांत जैन धर्म को दिए थे। और जो 5वां था वह महावीर ने दिया था। और जो 5वां वह कौन सा था? तो वह था जैन ब्रह्मचर्य, जो 5वां सिद्धांत था जैन धर्म का जिसे महावीर ने दिया था। और जो जब पहले के जो 4 सिद्धांत थे जैन धर्म के सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह उसे जो है पार्श्वनाथ ने दिया था। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है सूची 1 संस्थापक संचालक, सूची 2 धार्मिक संप्रदाय है ना, इसका सुमेलित करना है। तो फिर है पुष्टि मार्ग, इसके आगे है चैतन्य महाप्रभु, वरकरी इसके आगे वल्लभाचार्य और हरि कीर्तन मंडली इसके आगे है कबीर और धर्मदास इसके आगे है एकनाथ। तो यहाँ पर जो है जो संस्थापक है और धार्मिक संप्रदाय है तो जो इसमें है जो पुष्टि मार्ग है उसका जो संस्थापक है संचालक है वह वल्लभाचार्य है और वरकरी है तो वरकरी जो है एकनाथ है। और जो हरि कीर्तन है वो हरि कीर्तन जो मंडली है उसका जो संचालक संस्थापक कहा जाता है तो चैतन्य महाप्रभु। और जो धर्मदास है वह है कबीर का। तो इसे याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है एक न एक। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत के सभी धार्मिक विश्वासों में सूफीवाद अधिक लोकप्रिय है क्योंकि सूफीवाद का विश्वास है कि सभी मनुष्य एक ईश्वर के संतान हैं। तो यहाँ पर जो है कथन कारण है। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर जो इसका विकल्प हो सकता है डी, यानी कि कथन गलत है ना। जो भारत के सभी धार्मिक विवादों में सूफीवाद अधिक लोकप्रिय है तो यहाँ पर कथन गलत है, ऐसा नहीं है। और फिर जो है कारण सही है, यानी कि जो सूफीवाद का विश्वास है कि सभी मनुष्य एक ही धर्म की संतान है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।